आज के लेक्चर में हम मोस्ट प्रोबेबली जनरल मीटिंग वाले चैप्टर को सब्सटेंशियली फिनिश कर देंगे, या फिर हो सकता है आज ये ख़त्म ही हो जाए, क्योंकि जो कोर प्रोविजंस थे वो हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और अभी आज भी जो हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उसमें से भी काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं जो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब आप देखिए, हम जब यहाँ पे बात करते हैं वोटिंग इन द जनरल मीटिंग, तो एक जनरल मीटिंग के अंदर जो भी डिसीशंस होता है वो डिसीशंस कैसे लिया जाता है? वो डिसीशंस लिया जाता है बाय वे ऑफ अ रेजोल्यूशन। और हमने ये भी देखा है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है और स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। अब ये जो रेजोल्यूशन है, ये रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूशन इज बेसिकली द मोशन. व्हाट इज अ रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन is a motion that is passed in the meeting. Resolution is the motion that is passed in the meeting. अभी आप इसको काफी हद तक वैसा समझो जैसे हम नहीं कहते थे कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ. ओके, देन व्हाट इज अग्रीमेंट? अग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. वैसे ही रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन इज अ मोशन दैट इज पास्ड इन द मीटिंग, राइट, एंड दैट इज पास्ड इन द मीटिंग बाय majority of the members. ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, by the majority of the members. तो सर मोशन क्या होता है? मोशन इज बेसिकली अ प्रपोजल. मोशन इज अ प्रपोजल, राइट. ये एक तरीके का प्रपोजल होता है जो कि which has been put before the meeting of the company, okay, for the discussion. So motion is basically a proposal which is put before the company in the meeting for discussions. ये आपको ध्यान रखना है. तो यहाँ पे इन द मीटिंग की बजाय आप ये लिख दो बिफोर द कंपनी की जगह आप लिख दो बिफोर द मेंबर्स इन द मीटिंग. ठीक है, तो देयर इज गोइंग टू बी अ मोशन. तो कई बार आप ये टर्म सुनोगे, अ मोशन वाज कॉल्ड और वट एवर इट इज. तो ये आपको ध्यान रखना है. वट इज अ मोशन? मोशन इज अ प्रपोजल विच इज पुट बिफोर द मेंबर्स इन द मीटिंग फॉर डिस्कशन. अच्छा, क्या ये मोशन अमेंड भी हो सकता है? यस, ये मोशन अमेंड भी हो सकता है. ठीक है, और उसको हम बोलते हैं बेसिकली द अमेंडेड मोशन इज नोन एज द सब्सटैंटिव मोशन. ठीक है, तो ये मैं यहां पर ऐसे भी लिख देता हूं, दिस मोशन कैन बी अमेंडेड एंड दिस इज कॉल्ड एज सब्सटैंटिव मोशन. ये यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, व्हाट इज बाइंडिंग इन द फॉर द कंपनी? रेजोल्यूशन या मोशन? व्हाट इज बाइंडिंग टू द कंपनी? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो रेजोल्यूशन है, this resolution is basically what? This is a formal and a binding decision which is made by the company in the meeting of the, basically in the meeting of the company, right? So resolution is basically a formal and binding decision that is taken by the members of the company. और ये जो रेजोल्यूशन होता है, दिस इज बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स. ठीक है, ऑन ऑल द मेंबर्स, द कंपनी, एवरीवन, जो भी कंपनी में यहाँ पे स्टेक होल्डर है. अच्छा, जब हम बात करते हैं यहाँ पे वोटिंग इन द मीटिंग, तो वोट कैसे कैसे होता है? सो एट प्रेजेंट, मैंने एट फर्स्ट व्हाट इज डन, यहाँ पर जब बात होएगा वोटिंग का, तो सबसे पहले वोटिंग कैसे होता है? हम यहाँ पे करते हैं बाय शो ऑफ हैंड्स. The voting is done by
शो ऑफ हैंड्स। उसमें बेसिकली क्या होगा, जितने भी मेंबर्स यहाँ पर मीटिंग में होंगे उनको चेयरमैन पूछेगा दोज इन फेवर ऑफ दिस रेजोल्यूशन राइट मे रेज देयर हैंड एंड दोज अगेंस्ट में रेज देयर हैंड। और कंपनी सेक्रेटरी वहाँ पे ये काउंट कर लेता है और वो देख लेता है कि कितने मेंबर्स फेवर में है कितने अगेंस्ट में, अकॉर्डिंगली वो रेजोल्यूशन पास होता है। इसके अलावा अगर आप देखो वोटिंग कैसे हो सकता है, दूसरा इज बाय वे ऑफ पोल। तो पोल में बेसिकली एक पोल पेपर होगा, उस पोल पेपर पे आप येस नो लिखोगे और वो पोल पेपर फिर एक डब्बे में डाल दिया जाएगा। एक स्क्रूटनाइजर होगा, वो उसको स्क्रूटनी करेगा सारे पोल पेपर्स को और फिर बताएगा इतने मेंबर्स ने फेवर में पोल किया है, मतलब पोल के फेवर में वोट किया और इतनों ने अगेंस्ट में वोट किया है। तो ये तरीका रहता है। तीसरा आपके पास होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्टल बैलेट। तो पोस्टल बैलेट भी ऐसा ही रहता है, बस यहाँ पर क्या होता है, मीटिंग में आप नहीं रहते हो, ठीक है, आप मीटिंग में नहीं रहते हो और पोस्टल बैलेट में वो बैलेट पेपर आप मेंबर्स को भेजते हो, उसमें वो लोग साइन करते हैं और वो साइन करके अपना वोट डालते हैं, साइन करते हैं और उसको कंपनी को भेजते हैं। बेसिकली इट गोज टू द स्क्रूटनाइजर और स्क्रूटनाइजर वहां पर उसको चेक करता है, सेम जैसे पोल में बाइफर्केशन होता है यही। तो बस डिफरेंस क्या है, पोल में जो वोटिंग होगा दिस विल बी डन इन द मीटिंग, पोस्टल बैलेट में मेंबर्स का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं, वो घर से ही वोट करते हैं। एंड दिस पोस्टल बैलेट ऑल्सो इंक्लूड्स योर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। इट इज एग्जैक्टली सेम। आज की डेट में डाकिया डाक नहीं लाता, ईमेल लाता है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ई वोटिंग का कॉन्सेप्ट भी लेकर आ गया कि आप यहाँ पे देखो जो भी मैटर है उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिकली उनको एक टर्मिनल दे दोगे, वहां पर वोट होगा। अगेन सेम स्क्रूटनाइजर वुड बी अपॉइंटेड जो यहाँ पर क्या करेगा, चेक करेगा दैट जो ई वोटिंग आपका डल रहा है दैट इज इन फेवर, दोज इन अगेंस्ट, एंड यहाँ पर आपका ये फिनिश हो जाता है। जब हम बात करते हैं पोल्स का, तो पोल्स के लिए क्या किया जाएगा, इट विल बी डिमांडेड। सो पोल इज ऑलवेज डन ऑन डिमांड। पोल इज ऑलवेज डन ऑन डिमांड। ये डिमांड कौन करता है, इट इज डिमांडेड बाय मेंबर, ठीक है। एक मेंबर होगा वो यहाँ पर बोलेगा जस्ट अ मिनट, ये शो ऑफ हैंड्स के थ्रू जो आपने डिसीजन लिया है मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, मुझे लगता है कि ये डिसीजन गलत है, आप एक काम करिए पोल करवाइए, या मुझे नंबर्स पे डाउट है, या फिर मुझे लग रहा है कि शायद जब पोल होगा तो डिसीजन कुछ और निकल जाएगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम बात करते हैं शो ऑफ हैंड्स में तो वन हैंड वन वोट होता है, लेकिन जब पोल की बात करते हैं तो योर वोट्स आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स। सो मे बी आई एम नॉट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, आई हैव लेट्स से 40 शेयर्स ऑफ द कंपनी, 40% शेयर्स ऑफ द कंपनी, बट तब भी मेरा वोट कितना काउंट किया जाएगा, ओनली वन, व्हेन वी डू शो ऑफ हैंड्स। तो आई विल से नहीं नहीं नहीं, एक काम करो पोल करो, पोल करेंगे तो देखो ये डिसीजन जो ये रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास 40% शेयर्स है एंड आई एम वेरी श्योर 10% से ज्यादा लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो इसके अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं, बट क्योंकि शो ऑफ हैंड से वन वोट वन हैंड और वन हैंड वन वोट, इसकी वजह से इतना आपको क्लैरिटी नहीं लग रहा और ऐसे लग रहा है कि लोग फेवर में है, तो जो भी फेवर में वो काफी मिनिस्कल शेयर होल्डिंग है उनका, तो डिसीजन ऐसे नहीं लिया जाएगा। सो दिस इज व्हाट इट वुड गो। वो मीम नहीं था, अरे तुम्हारी टेक्निक ही गलत है, तो वो वाला जो एक शेयर होल्डर है वो आकर ऐसे बोलेगा, जब पोल में कोई डिसीजन आएगा तो वो खड़े होकर ऐसे बोलेगा अरे तुम्हारी टेक्निक ही गलत है, तुम्हें पोल डिमांड करना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक सही आइडिया लगेगा। तो दे ये शेयर होल्डर है वो बोलेगा कि तुम्हारी टेक्निक ही गलत है, ठीक है। ये डिसीजन ऐसे नहीं लिया जाता। और पोस्टल बैलेट के लिए क्या होता है, पोस्टल बैलेट के लिए यहाँ पर जो लॉ है उसने प्रिस्क्राइब करके रखा हुआ है कि इन मैटर्स में आपको क्या करना होगा, पोस्टल बैलेट करना होगा, इन कंपनीज को ई वोटिंग करना जरूरी है। सो पोल इज ऑन डिमांड बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड प्राइमा फेसी अगर आप देखोगे तो एट फर्स्ट आप क्या करते हो, यू डू द वोटिंग बाय द शो ऑफ हैंड्स। इज दिस क्लियर, इन सब के ऊपर अपना एक एक सेक्शन है आगे, तो हम इसको यहाँ पर कवर करेंगे। आप बताओ इज दिस क्लियर, हम आगे पढ़ेंगे कि कब पोल डिमांड हो सकता है कब पोल डिमांड नहीं हो सकता, क्या हो सकता है। पर हाँ एक चीज है, अगर एक मेंबर ने अपने राइट्स के विद इन एक पोल डिमांड किया है तो चेयरमैन के पास ऑप्शन नहीं होगा कि वो ये बोले नहीं 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 पोल डिमांड नहीं होगा, इससे टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वाई, बिकॉज ये उस मेंबर का राइट है। आपने अगर याद हो तो हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, आई थिंक लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चेयरमैन देखा था, टू एंश्योर द मीटिंग इज प्रॉपरली कन्वीन्ड एंड एवरीथिंग। यहाँ पर हम एक पॉइंट और डाल सकते हैं दैट जब पोल करवाए, ठीक है,
he must get the poll or conduct the poll if it is demanded by the members of the company. If it is demanded by the members of the company, ठीक है, members या फिर even member. अच्छा, ये डिमांड होना चाहिए वैलिड डिमांड. क्या वैलिड होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. और मेंबर्स कौन से होने चाहिए? एलिजिबल मेंबर्स. अभी एक बात बताओ, मेरे पास एक ही शेयर है, तो वन शेयर वन वोट, वो तो वैसे ही है मेरा. और मैं बोलता हूँ नहीं 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 पोल डिमांड करो, तो फिर वहां पर चेयरमैन बोलेगा अरे यार आप क्यों पोल डिमांड कर रहे हो, दिस इज नॉट अ वैलिड डिमांड बिकॉज आई एम नॉट अ एलिजिबल मेंबर. बट इफ अ member is eligible and is demanding for the poll, then by default वो वहां पर एक वैलिड डिमांड हो जाएगा और वहां पे चेयरमैन के पास ऑप्शन नहीं होगा, उसको पोल देना ही होगा, मतलब कंडक्ट करवाना ही होगा. इसके अलावा अगर आप देखो तो ये जो वोट है, दिस वोट कैन बी डन बाय द मेंबर पर्सनली, वो खुद यहाँ पे मीटिंग में पहुंच जाए और वोट कर दे, या फिर इट कैन बी डन बाय अ प्रॉक्सी. ठीक है, वो प्रॉक्सी को बुला ले और वो वहां पर वोटिंग कर दे. ई वोटिंग में ऑफ कोर्स और पोस्टल बैलेट में ऑफ कोर्स प्रॉक्सी का कोई रोल नहीं रहता. प्रॉक्सी का रोल बस खाली कहाँ पर आता है, जब हम बात करते हैं इन द मीटिंग. तो ये आपका एक बेसिक मैंने चार्ट बनाकर आपको दिया विद रिस्पेक्ट टू द वोटिंग्स इन द जनरल मीटिंग. काफ़ी हद तक इसमें आपको चीज़ें पता ही थी, बट यहाँ पे खाली कुछ 3-4 चीज़ों को ऐड किया सो दैट यू हैव मोर क्लैरिटी अबाउट रिस्पेक्ट टू द टॉपिक. अब देखो वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, अगर आप इस सेक्शन को देखो तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया हुआ है, एट एनी जनरल मीटिंग अ रेजोल्यूशन पुट टू वोट ऑफ द मीटिंग शैल बी, ये देखो इसको आप ऐसे पढ़ो, शैल बी डिसाइडेड बाय द शो ऑफ हैंड्स. डोंट रीड दिस पार्ट. इसको मैं एक काम करता हूँ, ब्लैक कलर के हाईलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट यू विल नॉट रीड ओनली. लॉ में कई बार आप ऐसे करना, ऑफ कोर्स सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में ऐसा मत कर देना, बट अब इसको रीड करो. डज दिस मेक सेंस? एट एनी जनरल मीटिंग अ रेजोल्यूशन पुट टू वोट ऑफ द मीटिंग शैल बी डिसाइडेड बाय द शो ऑफ हैंड्स. तो अगर आप ये देखो, मैंने यहाँ पर जो बताया था एट फर्स्ट इट विल बी बाय द शो ऑफ हैंड्स, तो यही सिंह बताया हुआ यहाँ पे. हाँ, अब हम इसको देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है. वो बोल रहा है अनलेस अ पोल इज डिमांडेड, तो अगर पोल डिमांड कर गया, ठीक है, या फिर वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली करना है, तब तो बात अलग है. अदरवाइज बाय डिफॉल्ट अगर आप देखो तो आपको वोटिंग कैसे करवाना पड़ेगा, बाय द शो ऑफ हैंड्स. आगे क्या बता रहे हैं, a declaration by the chairman of the meeting of passing of a resolution or otherwise by show of hands under subsection 1 and an entry to that effect in the books containing the minutes of the meeting of the company shall be the conclusive evidence of the fact of passing of the resolution or otherwise. अब ध्यान रखना minutes of the meeting क्या होता है. See, minutes of the meeting is basically, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम मीटिंग में मिलते हैं. अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, कल मेरा मीटिंग था, करेक्ट, तभी आप लोगों का लेक्चर कल नहीं लिया था मैंने, कल मेरा मीटिंग था. अब आप देखो ये मीटिंग के अंदर क्या सिनेरियो रहता है. सी जस्ट अ मिनट, जस्ट लेट मी गेट दिस हाइलाइटर टू मी. सी वो मीटिंग मेरा एंड हो गया. जैसे ही मेरा मीटिंग एंड होता है उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, कल हम लोगों ने क्या किया, नॉर्मली भी ऐसे ही होता है, एक पेज लेते हैं या एक डायरी होता है मेरे पास, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं. अच्छा, तो हमने इन पॉइंट्स पे अग्री किया, एज ऑन दिस डे हमने इन पॉइंट्स पे अग्री किया, या ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया. तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग इज बेसिकली व्हाट, मिनट्स ऑफ द मीटिंग इज सिमिलर टू दिस ओनली. ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर आप पूरे मीटिंग के जो प्रोसीडिंग्स है उसको रिकॉर्ड करते हो. अब प्रोसीडिंग से क्या मतलब होता है, आपने किन चीजों के ऊपर डिस्कस किया, ठीक है, आपने किन चीजों के ऊपर यहाँ पर डिस्कस के बाद डिबेट किया, मारपीट किस पॉइंट्स पे हुआ. डिबेट का मेरा मतलब यहाँ पर क्या होता है, अदरवाइज आप बोलोगे सर डिस्कस और डिबेट है सेम. डिबेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज किन लोगों ने इसके फॉर में बात करी, किन लोगों ने इसके अगेंस्ट में बात किया. अभी तक हम डिस्कशन स्टेज में, मैं वोटिंग की बात नहीं कर रहा. तो ये डिस्कस कैसे हुआ, डिबेट कैसे हुआ, किसने इस मीटिंग जो मोशन था किसने उसको फॉरवर्ड किया, उसके बाद में आपने क्या कंक्लूजन लिया. ठीक है,
ये आपका क्या कंक्लूजन था, कंक्लूसिव हो गया ये। आपका क्या कंक्लूजन था, वेदर यू वांटेड इन फेवर और यू वांटेड इट इन अगेंस्ट, जो भी आपका मैटर था, मतलब बेसिकली ये बात हो रहा है आपके वोटिंग का। और हम फिर बताएंगे कितने लोगों ने फेवर में वोट किया, कितने लोगों ने यहाँ पर। सो नंबर और नंबर्स का हम बात करते हैं यहाँ पे, कितने लोगों ने फेवर में वोट किया और कितने लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया, आप ये सब पूरा बता देते हो यहाँ पर। तो ये सब किस में रिकॉर्ड होता है, मिनट्स बुक के अंदर। अब मिनट्स बुक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि मिनट्स बुक के बेसिस पे आप प्रूव कर सकते हो कि ये जो एक्शन कंपनी ले रहा है, ये एक्शन वैलिड है कि इनवैलिड है। सपोज कंपनी ने डिसाइड किया कि हमें बाईबैक करना है। अब कंपनी बाईबैक करे और अचानक से एक मेंबर आके बोले कि नहीं यार, ये बाईबैक तो गलत है, कंपनी ने डिसीजन ही गलत लिया, मतलब भाई टेक्निक ही खराब है तुम्हारी। क्यों? बोला आपने वैलिड मीटिंग ही नहीं करवाया, आपने वैलिड रेजोल्यूशन ही पास नहीं कराया, एसआर पास करना चाहिए था, आपने तो खाली ओआर पास किया। 75% लोगों का एक्सेप्टेंस चाहिए था, 3/4, लेकिन यहाँ तो आपको खाली 70% लोगों ने फेवर में वोट किया। तो ये सब झगड़ा नहीं होगा। कल को 3-4 साल के बाद में कोई भी डिस्प्यूट होता है, कुछ भी ऐसा पॉइंट रहता है जहां पर ये बोला जाता है कि आपने जो डिसीजन लिया ये गलत लिया था, या वट एवर द मैटर, तो आप क्या बोलोगे, एक काम करो, मिनट्स बुक को जाके चेक कर लो कि हमने इस तरह से डिसीजन लिया था या ये डिसीजन हमने नहीं लिया था। तो इट इज बेसिकली द प्रोसीडिंग्स। और ये क्या होता है, ये होता है एक आपका कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस मतलब इसके ऊपर अब और कोई डिबेट नहीं होगा। कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन, मतलब इस रेजोल्यूशन के ऊपर फिर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा कि यार ये रेजोल्यूशन करेक्ट था, गलत था, क्या था, क्या नहीं था। हो सकता है एक्चुअल में भी, हो सकता है एक्चुअल में भी 70% लोगों ने ही फेवर में वोट किया हो, पर अगर आपने उस रेजोल्यूशन को पास करवा दिया, मीटिंग्स बुक में उसको लिखवा दिया, चेयरमैन ने उसको साइन कर दिया, उसके बाद इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं रहेगा दैट दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन हैड ओनली 70% वोट्स। बाद में कोई ऐसा नहीं बोल पाएगा। आप बताइए, इज दिस क्लियर गाइस, दिस इज क्लियर, इज दिस क्लियर? तो कल को आप ऐसा बोलो कि नहीं यार, ये जो शो ऑफ हैंड्स था उसमें ज्यादातर तो अगेंस्ट में ही थे, मतलब आप अगर फूफा जी की कैटेगरी में फॉल करने लग जाओ, जो बाद में आके ऐसे बोलते हैं अरे मेरे को तो पहले से पता था, या फिर पूरा काम होता है उसके बाद फूफा जी आते हैं, तो अब वो कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हो, ठीक है। बाय द वे कोई ऐसे भावुक मत हो जाना, मैं भी किसी ना किसी का तो फूफा हुई, ठीक है। सो एनीवे, आप अगर उस कैटेगरी में फॉल कर जाओ, ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि बॉस दिस इज नॉट करेक्ट। जो मीटिंग्स का जो बुक है, मिनट्स बुक है, दैट इज द कंक्लूसिव एविडेंस। और इसीलिए कंपनी सेक्रेटरी से जब बात होता है ना, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, उनको यही बोला जाता है कि मिनट्स बुक आपको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना है और प्रॉपरली उसको बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर आपका मिनट्स बुक खराब होगा, या उसमें अगर आपने कोई कॉपी पेस्ट काम कर दिया, या आपने उसको बराबर नहीं किया, देन इन दैट केस हो सकता है कंपनी को काफी कॉन्सिक्वेंस उसका फेस करना पड़े, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। आगे देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी, जिनको क्या बोला गया है कि आप अगर वोटिंग कराओगे तो कैसे करवाओगे, ओनली थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब जब यहाँ पे बोल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब मतलब यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट इधर आपको बताएगा। तो सबसे पहले आप ये देखो किसके लिए ये मैंडेटरी है। तो जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ठीक है, जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, और दूसरा हर वो कंपनी जिसमें 1,000 से ज्यादा मेंबर्स है, ठीक है, उन कंपनीज को यहां पर क्या करना पड़ेगा, वोटिंग राइट्स किस पे करोगे, ये बेसिकली 1,000 और मोर। सो किनके लिए मैंडेटरी है, वन इज एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी उनको इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग कराना होगा। एंड अगर कोई एक अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, इफ देर इज एन अनलिस्टेड कंपनी जिसके अंदर 1,000 और मोर मेंबर्स हैं, उनको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग करवाना होगा। उनको बेसिकली एक ऑप्शन देना पड़ेगा, दे विल हैव टू बेसिकली फैसिलिटेट
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। उनको एक ई वोटिंग का फैसिलिटी अपने मेंबर्स को देना पड़ेगा, जो भी वहां पर बेसिकली ऑन द रेजोल्यूशंस जो कि प्रपोज किया जा रहा है इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। आप बताइए, इज दिस क्लियर? राइट। और जो भी एक मेंबर है जो बेसिकली अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करेगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, कंपनी उसके बेसिस पर रेजोल्यूशन पास कर सकता है। कंपनी यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बताएगा। हमने आईटीसी के नोटिस में भी पूरा देखा था कैसे पूरा डिटेल में एक एक चीज़ों को समझाया हुआ है, तो ये वाला पॉइंट आपके पास रहता है। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो शो ऑफ हैंड्स है दैट विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, शो ऑफ हैंड्स विल नॉट बी अलाउड अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग द वोटिंग। ठीक है, जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग करते हो वहाँ पर आपका शो ऑफ हैंड्स इधर नहीं जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, अगर किसी मेंबर ने इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर दिया, कैन ही अटेंड द जनरल मीटिंग? अ पर्सन हु हैज़ डन द ई वोटिंग, उसके बाद कैन द मेंबर अटेंड, ये शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था, कैन द मेंबर अटेंड द जनरल मीटिंग? तो इसका आंसर होगा यस, बट कैन नॉट वोट अगेन। क्योंकि जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली वोट नहीं किया वो यहाँ पे पोल के अंदर वोट करेंगे, तो उनको बोला गया है कि आप मीटिंग तो अटेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर वोट नहीं मतलब बेसिकली आप वोट नहीं करोगे क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर वोट कर दिया है। फिर देखिए यहाँ पर अगर हम फर्दर डिस्कस करें डिमांड फॉर पोल, तो डिमांड फॉर पोल का क्या मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि शो ऑफ हैंड्स में आप हाथ रेस करते हो और डिसाइड करते हो इन फेवर और इन वोट। पोल में इस तरह से एक पेपर रहेगा जिसमें आप टिक करोगे इन फेवर, इन वोट, इन फेवर, इन वोट, इन अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, और माय वोट इज इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, वट एवर इट इज। तो अब पोल कौन डिमांड करेगा? देखो पोल के लिए आपको सिर्फ दो पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। वन इज हु कैन डिमांड फॉर पोल, एक तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हु कैन डिमांड फॉर द पोल, और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है दैट व्हेन द पोल विल बी डिमांडेड, कि आप पोल कब डिमांड कर सकते हो। सपोज करो रेजोल्यूशन पास हो गया, 4 दिन बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार वो तो गलत हुआ था, चलो लेट्स डिमांड फॉर पोल, तो कैन वी डू दैट? आंसर इज नो। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। और पोल में तीसरा पॉइंट आता है कि रिजल्ट कैसे आएगा, हाउ द रिजल्ट ऑफ द पोल विल बी डिसाइडेड। तो ये तीन चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं हु कैन डिमांड फॉर पोल, तो यहाँ पर एनी मेंबर हु इज होल्डिंग द शेयर्स ऑफ 5 लाख रुपीज और मोर। ठीक है, तो अगर कोई एक ऐसा मेंबर है जिसके पास 5 लाख रुपया या उससे ऊपर का उसने अमाउंट लगा के रखा है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, पोल पे डिमांड कर सकता है। सो मेंबर 5 लाख रुपीज और मोर, वो यहाँ पे पोल डिमांड कर सकता है। या फिर एक ऐसा इंसान जो 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर, वो यहाँ पे पोल को डिमांड कर लेगा। अब पोल कब डिमांड किया जाएगा? इट कैन बी डिमांडेड बाय एनी टाइम बट बिफोर द नेक्स्ट रेजोल्यूशन इज मेड। सो द पोल कैन बी डिमांडेड, विल सी दिस एनी टाइम। और रिजल्ट कैसे होगा? तो यहाँ पर आप देखो एक स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट किया जाएगा, और स्क्रूटनाइजर यहाँ पर सारे के सारे वोट्स की गिनती करेगा, कितने वोट फेवर में कितने अगेंस्ट में उसको दिया जाएगा। इनमें ध्यान रखना पोल में इनवैलिड वोट्स भी होते हैं। अब इनवैलिड वोट्स कैसे हो जाते हैं? इनवैलिड वोट्स आर जब कोई इंसान इस तरह से वोट करता है, समथिंग लाइक दिस। देखो पोल में आपके पास ऑप्शन नहीं है, आइदर वोट इन फेवर और यू वोट इन अगेंस्ट। पर अगर आपका वोट कुछ इस तरह से है, आई वोट इन फेवर, या तो एक तो क्या होता है, कुछ गधे लोग ऐसे होंगे मस्ती करने के लिए टाइम पास, सब पे मतलब यस पे भी टिक कर देंगे, नो पे भी टिक कर देंगे, एक तो वो इनवैलिड हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे लिखेंगे आई वोट इन फेवर, बट इसके आगे एक स्टोरी लिख देंगे, बट प्लीज डू दिस, इस तरह से करके आई वोट अगेंस्ट दिस रेजोल्यूशन,
बट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। इस तरह से करके अगर आप करते हो तो यहाँ पर बेसिकली इन वोट्स को इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या रहा है, बिफोर और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। अब इसका क्या मतलब हो गया, बिफोर और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, व्हाट डज दिस मीन? या ये दोनों का एक ही मतलब एक ही मतलब है। आप देखो, बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट या फिर आता है ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, दोनों एक ही मतलब है या दोनों में डिफरेंस है? बिफोर और ऑन दोनों में एक ही मतलब है या डिफरेंस है? डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस होगा? देखो, इसमें एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं। जब हम बात करते हैं बिफोर का, तो मतलब आपका वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स हो रहा है और उस बीच में ही आप बोल दो कि नहीं यार, मुझे पोल करवाना है। सपोज आई एम अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, मैं बोलता हूं चलो वोटिंग कराओ। अभी क्या होता है, मैं तो अगेंस्ट में हूं तो मेरा वोटिंग तो बाद में होगा, मैं तो बाद में हाथ रेस करूंगा। पहले फॉर वालों से हाथ रेस कराते हैं। अब फॉर वालों में देखता हूं मैं कि बहुत सारे लोगों ने हाथ रेस कर दिया एंड आई एम अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, चलो पोल डिमांड करो। इफ आई एम एलिजिबल आई डिमांड पोल। पर अगर हम बात करते हैं ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ वैसे ही। सो ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का मतलब होगा बिफोर द नेक्स्ट रेजोल्यूशन इज टेकन अपॉन। ठीक है, बिफोर द नेक्स्ट रेजोल्यूशन, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो बिफोर द how do I say, next resolution or the next motion is being put forward, right? So before the next resolution is moved, बिफोर द नेक्स्ट रेजोल्यूशन इज मूव्ड, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, ये डिमांड कर सकते हो। तो बिफोर का तो कोई मतलब नहीं है, बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का टाइम पीरियड क्या है, वो ये है कि आपका अगला डिसीजन रेजोल्यूशन जिस मैटर पे वोटिंग होना है वो डिस्कस होता है, उससे पहले आप यहाँ पे वोटिंग कर देते हो। सो बिफोर और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग ऑन एनी रेजोल्यूशन, तो आप पोल के लिए चेयरमैन ये नहीं बोल सकता फॉर दिस मैटर नो पोल विल नॉट बी डिमांडेड, या ये तो छोटी सी बात है, क्यों इतना चिल्लम चिल्ली कर रहे हो, कुछ भी नहीं। एनी रेजोल्यूशन ऑन द शो ऑफ हैंड्स, ठीक है, अ पोल मे बी ऑर्डर्ड टू बी टेकन बाय द चेयरमैन। अब ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, अ पोल मे बी ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड मतलब मेंबर को एब्सोल्यूट सुप्रीम राइट यहाँ पे देखे रखा है। अदरवाइज आप देखो चेयरमैन के पास काफी सारे राइट्स रहते हैं। चेयरमैन कैन डिसाइड दिस, चेयरमैन कैन एडजर्न द मीटिंग, करेक्ट। मेंबर्स बोलेंगे नहीं नहीं हमें नहीं करना है, पर मेंबर्स यहाँ पे चेयरमैन बोल सकता है कि बहुत ज्यादा चिल्लम चिल्ली हो रहा है, तो आप यहाँ पे एडजर्न कर लो। हालांकि इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, बट जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। So a poll may be ordered, right, to be taken up by the chairman of the meeting on his own motion and shall be ordered to be taken by him on the demand that is made in that behalf. अब कौन कौन कर सकता है? In a company having share capital by the members present by person or by proxy where allowed and not having not less than 1/10 of the total voting power or holding shares of an aggregate amount which is not less than 5 लाख रुपीस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इधर आपका पोल डिमांड किया जा सकता है 5 लाख रुपए का अगर अमाउंट आपके पास है वहां पे इन्वेस्टेड, सो यू कैन डिमांड द पोल। इसके अलावा इन केस ऑफ अ कंपनी अदर देन दिस कंपनी, तो मेंबर वहां पर खाली वोटिंग राइट्स देखा जाएगा, फिर वहां पे शेयर्स का तो आएगा नहीं क्योंकि आप शेयर्स तो होल्ड ही नहीं कर रहे 5 लाख रुपए का। तो अ कंपनी विदाउट
शेयर कैपिटल और वट एवर। तो बेसिकली कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, वहां पर दो लिमिट है, 1/10 ऑफ द वोटिंग राइट्स या फिर 5 लाख रुपया, और यहां पर आपके पास 1/10। अब देखो, द डिमांड ऑफ पोल मे बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द पर्सन हु मेड द डिमांड। मैंने पोल के लिए डिमांड किया था, फिर हो सकता है मैं बीच में ही बोल दूं कि अच्छा छोड़ो रहने दो, पोल डिमांड करने का जरूरत नहीं है। फिर क्या बता रहे, अ पोल डिमांडेड फॉर एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग और अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग शैल बी टेकन फोर्थविथ। तो यहाँ पर अगर आप एडजर्नमेंट के लिए पोल करवा रहे हो, या फिर शैल बी टेकन फोर्थविथ मतलब यहाँ पर आप उसको क्या करोगे, इमीडिएटली। Then, a poll demanded on any question other than the adjournment of the meeting or appointment of the chairman shall be taken at such time but not later than 48 hours. तो adjournment के लिए और appointment of chairman के लिए जो पोल होगा वो तो फिर immediately हो जाएगा। अब सपोज करो आपको चेयरमैन को अपॉइंट करना है मीटिंग के लिए, अब आप बोलोगे नहीं रुको 48 आवर्स के बाद डिसाइड करेंगे, तो क्या हम बोलेंगे, अरे भाई क्या अजय पागलपंती है, चेयरमैन को अपॉइंट तो इस मीटिंग के लिए ही करना था, अब आप बोल रहे हो कि चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए पोल 48 आवर्स में हम लेंगे, तो ये तो वैलिड नहीं होगा। बट अदर्स जो बाकी मैटर्स है उनके लिए क्या होगा कि नॉट लेटर देन 48 आवर्स फ्रॉम द टाइम व्हेन द डिमांड वाज मेड, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे पोल डिमांड कर सकते हो। सो वेयर अ पोल इज टेकन, द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग शैल अपॉइंट सच नंबर ऑफ पर्संस एज ही डीम्ड नेसेसरी टू स्क्रूटनाइज। इसको हम बोलते हैं स्क्रूटनाइजर्स। स्क्रूटनाइजर्स जाके वहां पे पोल पूरे प्रोसेस को चेक करेंगे कि वोट्स वगैरह जो है वो बराबर है नहीं कि, और वो रिपोर्ट करेंगे चेयरमैन को। नाउ सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चेयरमैन of this section, the chairman of the meeting shall have the power to regulate the manner in which the poll shall be taken। तो ये एक एब्सोल्यूट पावर यहाँ पे चेयरमैन को दिया हुआ है। एंड द रिजल्ट ऑफ द पोल शैल बी डीम्ड टू बी द डिसीजन। तो जैसे शो ऑफ हैंड्स का कंक्लूसिव हो जाता है डिसीजन, वैसे ही रिजल्ट ऑफ पोल क्या हो जाएगा, ये आपके लिए डीम्ड डिसीजन हो जाएगा उसी मीटिंग का जिस मीटिंग के अंदर आपने इसको पोल लिया, और वो जो रेजोल्यूशन है वो बेसिकली पास या फेल आपका यहाँ पर काउंट हो जाएगा। बताइए, इज दिस क्लियर? सो हु कैन डिमांड अ पोल, अ मेंबर विच इज हैविंग, बेसिकली आपको ये चेक करना होगा डज द कंपनी हैव शेयर कैपिटल और नॉट। सो कंपनी शेयर कैपिटल, फिर आ जाएगा यहाँ पे यस। यस तो यहाँ पर आपके पास 1/10 ऑफ द वोटिंग राइट्स और यू हैव शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज। और अगर हम बात करते हैं नो, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके लिए, बेसिकली इफ यू आर हैविंग 1/10 of the voting rights, 1/10 of the voting rights, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। आप बताइए, इज दिस क्लियर? हो सकता है ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। और फिर एक चीज ध्यान रखना दैट व्हेन द डिमांड फॉर द पोल इज वैलिड, तो चेयरपर्सन जो है या जो चेयरमैन है मीटिंग का, वो यहाँ पर रिफ्यूज नहीं कर सकता, उसको ये करवाना ही पड़ेगा। ये सब सेक्शन 2 के अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पर बेसिकली दिया हुआ है। और ये आपको ध्यान रखना है कि इट कैन बी विड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट आपके लिए आ जाता है। अब देखो मैं रिवर्स में लेके जा रहा हूँ आपको, सेक्शन 106 ये मैंने छोड़ दिया था, ये आता है रेस्ट्रिक्शन ऑन द वोटिंग राइट्स। अब आप ध्यान रखना, मेंबर्स को वोटिंग राइट कहां पर मिलता है, विच सेक्शन इन द कंपनीज एक्ट गिव द वोटिंग राइट्स टू द मेंबर। कमेंट सेक्शन पे आप इसका आंसर करके मुझे बताओ, इट इज विच मेंबर दैट गिव्स द वोटिंग राइट्स टू द मेंबर। विच सेक्शन इन द कंपनीज एक्ट, हम उस सेक्शन को पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप शायद इसका करेक्ट आंसर दोगे। ओके, विच सेक्शन गिव्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोटिंग राइट। आई एम एक्सपेक्टिंग अ करेक्ट आंसर फ्रॉम यू ऑल।
करेक्ट, धवल ने आंसर किया सेक्शन 47। ठीक है, 47 रौनक, इट वाज सेक्शन 47। ठीक है, सेक्शन 47 आपको यहाँ पे बताता है कि मेंबर्स के पास यहाँ पे वोटिंग राइट रहेगा। अब अगर आप यहाँ पे चेक करो तो ये बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट वोटिंग राइट्स। सो वोटिंग राइट्स जो कि उस मेंबर को दिया गया है अंडर सेक्शन 47, और यहां पर क्या बताया हुआ है, अब देखो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द एक्ट, मतलब यहां पर किसके पास पावर आ गया, द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। तो आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी इज नाउ सुप्रीम। तो सेक्शन 47 भले ही वोटिंग राइट्स दे, कुछ भी करे, लेकिन यहां पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या कर सकता है, the articles of association may provide that no member shall be exercise or shall exercise any voting rights in respect of any shares registered in his name on which any calls or any other sum presently payable by him have not been paid, or in regard to which the company has exercised any right of lien। मतलब आपके जो calls in arrears अगर है, if there is calls in arrears, the articles of association can restrict your voting right। if there is calls in arrears, the articles of association can restrict your voting right। पहला पॉइंट तो ये, और दूसरा, अगर आपके शेयर्स के ऊपर लियन चार्ज हो गया है तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फिर क्या कर सकता है, आपके वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है। लियन में क्या होता है, आपके शेयर्स को एक बार हमने जब्त कर लिया, देन अ कंपनी शैल नॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों रीजंस के अलावा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऐसा कोई क्लॉज आप नहीं डाल सकते कि ये हो गया तो आप वोटिंग राइट नहीं कर पाओगे, वो हो गया तो वोटिंग राइट नहीं कर पाओगे। आप कोई एडिशनल ग्राउंड्स वहां पर नहीं डाल सकते बेस्ड ऑन विच द वोटिंग राइट्स विल बी टेकन बैक, और या उसके ऊपर आपका फ्रीज हो जाएगा। आप सिंपली ध्यान रखना, अगर आपने ऐसा कोई पॉइंट डाला अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वॉइड। और क्यों वॉइड हो जाएगा, बिकॉज अगर आपको याद हो, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट प्रिवेल ओवर द कंपनीज एक्ट। तो सर यहाँ पर क्यों कर रहा है, यहाँ पर इसलिए कर रहा है क्योंकि कंपनीज एक्ट खुद उसको बोल रहा है कि आप अपने आर्टिकल्स में कुछ अलग से पॉइंट डाल सकते हो जो कंपनीज एक्ट से अलग हो। सो अ कंपनी शैल नॉट, except on the ground specified in subsection 1, prohibit any member from exercising his voting right on any ground। आगे देखिए, on a poll taken at a meeting of a company, ठीक है, a member entitled to more than one vote or his proxy were allowed। तो ये बेसिकली यहां पर आ रहा है, देखो आपके पास बहुत सारे शेयर्स हैं, ठीक है, उन बहुत सारे शेयर्स में आप क्या कर सकते हो, कुछ शेयर्स के लिए फेवर में वोट कर सकते हो, कुछ शेयर्स में अगेंस्ट में वोट कर सकते हो। तो इस सेक्शन को अगर आप क्लियरली यहाँ पे देखो तो मेंबर्स में यूज द वोट डिफरेंटली, ठीक है, मेंबर्स में यूज द वोट्स डिफरेंटली। आप बताओ, सम इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, सम अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, ये कंप्लीटली उसके पास यहाँ पे राइट रहेगा। आप बताइए क्या ये क्लियर हुआ आपको। अच्छा, एक पॉइंट मेरे को आपसे और डिस्कस करना है, चलिए, यहां पर राज एंड सिमरन ये दोनों जॉइंट शेयर होल्डर्स है, ठीक है, जिसमें सिमरन इज द फर्स्ट होल्डर, राज इज द सेकंड होल्डर। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे राज और सिमरन दोनों वोट कर सकते हैं, क्या राज और सिमरन दोनों वोट कर सकते हैं, कैन द जॉइंट शेयर होल्डर्स वोट, बोथ ऑफ देम कैन वोट, आंसर इज नो। तो यहां पर कौन वोट करेगा, हाँ, दे आर काउंटेड एज वन। सो हु इज गोइंग टू प्रिवेल, सिमरन और राज।
सो देखो यहाँ पर क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पॉइंट आ सकता है कि यहाँ पे सिमरन का जो वोट होगा दिस विल प्रिवेल, और रैदर आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हो कि राज यहाँ पे इन मैटर्स में कोई वोट ही नहीं करेगा। अच्छा, सपोज सिमरन यहाँ पे साइलेंट है, ये तो वो वाला पॉइंट हो गया। सिमरन यहाँ पे साइलेंट है, शी हैज नॉट वोटेड, देन राज कैन वोट आइदर इन फेवर और ही कैन वोट अगेंस्ट। आप बताओ, इज दिस क्लियर? इफ द फर्स्ट होल्डर हैज नॉट वोटेड or if the first holder is not attending the meeting, then the second holder may vote in favor or they may vote in against। आप बताइए, इज दिस क्लियर? अच्छा, इसके अलावा मुझे बताओ, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोट कर सकते हैं मीटिंग में? कैन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोट इन द मीटिंग? यस नो, रौनक बोलते हैं यस, प्रथमेश बोल रहे हैं नो। दोनों ही करेक्ट हो, बस दोनों के आंसर को क्लब कर देता हूं। वैसे आप देखो तो आंसर इज नो, अ शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन नॉट वोट। लेकिन फिर आपके पास आंसर यस में भी आता है, जिसमें आप क्या बोलते हो, दैट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन वोट बट ओनली इन सर्टेन केसेस। और दूसरा, इन सर्टेन सिचुएशंस। अब इसमें क्या आ जाएगा, देखो वो केसेस जहां पे इनके ऊपर इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है, वो केसेस जहां पे इनको इंपैक्ट होगा, उन केसेस में ये वोट कर सकते हैं जहां पर कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के ऊपर इस डिसीजन का इंपैक्ट आएगा। जैसे कि वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, इनका डिविडेंड रेट चेंज कर रहे हैं, या आप इनके प्रेफरेंस डिविडेंड का रिडम्पशन टाइम चेंज कर रहे हो, मर्जर अमेलगमेशन, इस टाइप का अगर डिसीजन होता है तो यहाँ पर वो वोट कर सकते हैं। और सिचुएशन कौन सा हो जाएगा, जब आप इनको 2 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स तक, ठीक है, आप वोट नहीं करते हो। बेसिकली नो प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड। अगर आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं किया गया तो फिर यहाँ पे आप वोटिंग कर लोगे। आप बताइए, इज दिस क्लियर? विनीत ने यहाँ पे पूछा है, सर सिमरन अगर यस पर वोट करे तो राज नो हो तो आप मुझे बताओ, राज की चलेगी क्या? राज की चलेगी क्या? सिमरन बोल रही थी जरा सा झूम लूं मैं, राज बोल रहा था ना 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 ना, फिर भी सिमरन तो झूम ही रही थी ना। सिंपल सा पॉइंट। विनीत बोल रहा है हाँ 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 हाँ, राइट। एनीवे, बाय द वे, वो जो सिमरन ने बोला था ना जरा सा झूम लूं मैं, उसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं था, उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क था, राइट। वो सुनने में ऐसा लगता है, ओरली डिसाइड नहीं दिखता ना, अपने को दिखता नहीं है वेदर इट वाज क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ध्यान रखना, वैसे ही नहीं चलनी इनकी, ठीक है। शादी होने दे विनीत, फिर तू समझेगा, तू फर्स्ट होल्डर होगा तो भी तेरी नहीं चलेगी। एनीवे, वापस आते हैं हॉरर स्टोरी से कंपनीज एक्ट में, ठीक। वैसे ये रिकॉर्डिंग्स कभी अगर पब्लिक हो गया ना तो उस दिन कुटाई हो सकती है मेरी। एनीवे, देखिए नेक्स्ट आता है पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट का अगर मैं कॉन्सेप्ट बताऊं तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 2000 ओनली। और पोस्टल बैलेट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, बोला मेंबर्स में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है, फॉर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे वोट करें
ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, इसके लिए पोस्टल बैलेट का पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया था। अब 2013 एक्ट में तो ई वोटिंग का कॉन्सेप्ट भी शुरू हो गया। अब अगर आप इसमें देखो, सो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, अ कंपनी शैल in respect of such items of the business as the central government may by notification declare to be transacted only by postal ballot। तो ध्यान रखना, कुछ ऐसे बिजनेस आइटम्स होंगे जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगा और क्या बोलेगा, दिस शुड बी ट्रांजैक्टेड ओनली बाय द मींस ऑफ पोस्टल बैलेट। इसके अलावा a company may in respect of any item other than the ordinary business and any business in respect of which the directors and auditors have a right to be heard at any meeting may transact by way of a postal ballot। तो ऑर्डिनरी बिजनेस तो आपको पोस्टल बैलेट से नहीं करना, वो तो आप मीटिंग में ही करोगे, बट इसके अलावा जो भी मीटिंग है वो आप कैसे कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली वोट, मतलब बेसिकली पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट कर सकते हो। तो आप पोस्टल बैलेट के क्या पॉइंट्स है देखो, कुछ आपके मैंडेटरी है और कुछ आपके लिए यहाँ पर डिस्क्रिशनरी है। इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब इंस्टेड ऑफ ट्रांजैक्टिंग सच बिजनेस एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। अब आप देखो, एक ऐसा मीटिंग है, ठीक है, एक ऐसा मीटिंग है बेसिकली इन द जनरल मीटिंग आप एक ऐसे बिजनेस को ट्रांजैक्ट करना चाहते हो जो कि क्या है, ऑर्डिनरी बिजनेस। तो ये तो नहीं होगा, दिस इज टू बी डन इन एजीएम ओनली, ये आपको एजीएम में ही करना पड़ेगा, पोस्टल बैलेट नहीं चलेगा। दूसरा यहां पर क्या है, दैट ऑडिटर हैज अ राइट टू बी हर्ड, ये दिख रहा है, ऑडिटर हैज द राइट टू बी हर्ड, डायरेक्टर हैज अ राइट टू बी हर्ड। एक ऐसा बिजनेस है और आप बोलते हो अबे बोलेगा तो तब ना और सुनेंगे तो तब ना जब मीटिंग होगी, ठीक है, मैं मीटिंग ही नहीं करूंगा, जो भी रेजोल्यूशन है उसको पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करवा दूंगा। अ क्लासिक एग्जांपल लाइक द रिमूवल ऑफ ऑडिटर। आप मुझे बताओ, व्हेन द ऑडिटर इज टू बी रिमूव्ड द कंपनी नीड्स टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन, यस और नो। अच्छा, ये स्पेशल रेजोल्यूशन को आप मुझे बताओ पोस्टल बैलेट के थ्रू भी पास करवा सकते हो ना। नॉर्मली अगर आप देखो तो आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करवा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अब यहां पर क्या होगा, अगर आप पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करवा दोगे तो उस केस में आपको जनरल मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप जनरल मीटिंग नहीं करवा रहे हो और इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को ऐसे ही अपने साइड से ही पास ऑन करवा देते हो, तो यहां पर क्या तकलीफ हो जाएगा, व्हाट विल बी द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम विल बी कि आपने डायरेक्टर को, बेसिकली कंपनीज एक्ट ने जो डायरेक्टर को एक राइट दिया था कि हिज रिप्रेजेंटेशन शुड बी अलाउड, ही शुड बी हर्ड, राइट, वो आप सब सरकमवेंट करते हो और आप बोलते हो कि तेरे को सुनेगा तो तभी ना जब मीटिंग होगा, मैं मीटिंग ही नहीं करूंगा, एसआर पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करा दूंगा एंड देन यू कैन गेट लॉस्ट फ्रॉम द कंपनी। तो ध्यान रखना ये गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज सेक्शन 110 में क्लियरली क्या बोला है कि ऑर्डिनरी बिजनेस एंड एक ऐसा बिजनेस जिसमें द ऑडिटर एंड द डायरेक्टर हैव अ राइट टू बी हर्ड, अ क्लासिक एग्जांपल इज दिस, इन दोनों के लिए आपको बोला गया है नो पोस्टल बैलेट। यहां पर आप पोस्टल बैलेट नहीं करवा सकते हो। आप बताओ, इज दिस क्लियर गाइस, इज दिस क्लियर। और ये भी नॉट नहीं होगा, दिस इज गोइंग टू बी नो पोस्टल बैलेट। इनके लिए पोस्टल बैलेट वैलिड नहीं रहेगा। आगे आपको बताया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट एनी आइटम रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्टेड बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट मे बी ट्रांजैक्टेड एट द जनरल मीटिंग। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इन विच इज रिक्वायर्ड टू बी फैसिलिटेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। अब इसमें क्या बताया हुआ है कि देखो, सेक्शन 1, यहाँ पे आप 110 को अगर देखते हो सेक्शन 108 के अंदर और सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, सॉरी मैं उसको एक बार क्रॉस चेक कर रहा था वेदर आई एम राइटिंग इट करेक्ट और रॉन्ग। तो आप देखो सेक्शन 10 110 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो गया है, इसमें बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दे दिया और उस पे क्या बोला है, पोस्टल बैलेट ओनली। अब आगे आप देखो लॉ क्या बोलता है, पोस्टल बैलेट ओनली, लेकिन
प्रोवाइजो यहाँ पर क्या बता रहा है कि आप पोस्टल बैलेट, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट एनी आइटम ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्टेड बाय मीन ऑफ पोस्टल बैलेट अंडर क्लॉज ए मे बी ट्रांजैक्टेड एट द जनरल मीटिंग। यहां तो क्या बताए, पोस्टल बैलेट खत्म काम, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ट्रांजैक्टिंग एट द जनरल मीटिंग। अब यहां पर क्या बता रहे कि इन मैटर्स को आप क्या कर सकते हो, जनरल मीटिंग में ट्रांजैक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ई वोटिंग देना पड़ेगा। तो अगर आप ई वोटिंग दे देते हो तो आपको वो बैलेट पेपर वगैरह पोस्ट करने का जरूरत नहीं है। बात तो एक ही हो गया। गाइस इज दिस क्लियर? गाइस इज दिस क्लियर? सेक्शन 110 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए एक लिस्ट देता है और बोलता है कि इसके लिए पोस्टल बैलेट ही करना है। अब आपके पास ऑप्शन है, और इनको बोला है जनरल मीटिंग में नहीं, अब इनके पास आपके पास ऑप्शन है कि आप ये पोस्टल बैलेट नहीं करके इसको जनरल मीटिंग में कर लो, और वहां पर आप क्या करवा दो, ई वोटिंग भी करवा लो उसके लिए। तो ये दोनों अगर आप करवा देते हो तो ये भी चलेगा। अब देखो, इफ अ रेजोल्यूशन इज असेंटेड बाय द रिक्विजिट majority of the shareholder by means of postal ballot, it will be deemed to have been duly passed at the general meeting convened in that behalf। इसका क्या मतलब हो गया कि जो भी रेजोल्यूशन, ठीक है, which is being passed by way of postal ballot, a resolution which has been passed by way of postal ballot, this is what, this is equivalent, this is equivalent to a resolution which is passed in the जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, आगे आप देखो, यहां पर आपको ये आ रहा है रूल 16 बाय द वे। ठीक है, अब रूल 16 आपको यहां पर एक पूरा लिस्ट देता है और बताता है इन मैटर्स के ऊपर आपको जो रेजोल्यूशन पास करना है वो वाया पोस्टल बैलेट ही करना होगा, और अगर आप पोस्टल बैलेट नहीं करते, मीटिंग में करते हो, तो ई वोटिंग फैसिलिटी आपको देना होगा। ये वाला जो लिस्ट है, ये मैं आपको बता दूं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, और हो सकता है ये 8 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाए। लिस्ट आउट द मैटर्स विच इज टू बी ट्रांजैक्टेड इन द जनरल मीटिंग बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट। इसमें है आपके पास क्या, ऑल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो अगर आप अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर कर रहे हो तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पोस्टल बैलेट ही वोटिंग देना पड़ेगा। दूसरा आता है आपके लिए ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसके अलावा अगर आप क्या कर रहे हो, चेंज इन द प्लेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द सिटी, देन if you want to change in the objects of for which the money was raised from the public through the prospectus, और अभी भी आपके पास वो अमाउंट अनयूटिलाइज्ड है, तो आपको याद होगा इसमें भी एसआर पास करना पड़ता था। देन अगर आप देखो, इफ यू वांट टू इशू शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, तो भी यहाँ पर आपको बेसिकली पोस्टल बैलेट रखना होगा। इफ यू आर डूइंग एनी वेरिएशन, सो रौनक सेक्शन 48 विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएशन ऑफ द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर। फिर आप देखिए, अगर आपने बाई बैक करना है तो भी पोस्टल बैलेट आएगा। इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर अंडर सेक्शन 151, तो भी यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, पोस्टल बैलेट होगा। फिर अगर आप यहाँ पे देखते हो, सेल ऑफ द wholly और substantially the whole of the undertaking under section 180 subsection 1 clause है। आपको याद होगा मैंने सेक्शन 180 और 179 आपको बताया था। 179 is power of the board and 180 is what, this is the restriction on the power of the board। याद आ रहा है, रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द बोर्ड। और इस रेस्ट्रिक्शन में क्या बोला गया था कि अगर कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकेले नहीं ले सकते, उसमें इनको एसआर पास करना पड़ेगा वाया मेंबर्स। तो उसमें से एक है सेल ऑफ वोली और सब्सटेंशियली द वोल ऑफ द अंडरटेकिंग। अब सब्सटेंशियली का क्या मतलब है, अगर 20% या उससे ज्यादा का कोई आपका एसेट्स वगैरह है अंडरटेकिंग का जिसको आप यहाँ पे बेच रहे हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको
एसआर पास करना होगा एंड दैट विल बी थ्रू द पोस्टल बैलेट। फिर देखिए गिविंग लोन्स अंडर सेक्शन 186 एक्सेस विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेस लिमिट। अब एक्सेस ऑफ द लिमिट्स, लिमिट्स क्या था ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 100% ऑफ द स्पेशल रिजल्ट अपना पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स एंड वोटिंग राइट्स, उससे ज्यादा अगर आप यहाँ पे इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन, सेक्शन 186 इज योर इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स, तो आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि आप जो वोटिंग है वो किसके थ्रू करवा रहे हो सॉरी, दैट इज थ्रू द पोस्टल बैलेट ओनली। बाय द वे सेक्शन 141 में 151 में जो डायरेक्टर है, दिस इज व्हाट, दिस इज द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, दिस इज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, कि उनको अगर आप अपॉइंट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर रेजोल्यूशन एसआर के थ्रू ही पास करना होगा एंड पोस्टल बैलेट यहाँ पर आपका रहेगा। आगे यहाँ पे बताया हुआ है प्रोवाइडेड दैट any of the aforesaid item under the sub rule required to be transacted by way of postal ballot, तो ये रिपीट कर दिया आपको पॉइंट, this may be transacted, these may be transacted at the general meeting of a company which is required to provide the facility to the members to vote electronic means under section 108। तो आप ऑब्जेक्टिव अगर देखो तो आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या सेट किया हुआ है कि इन मैटर्स में, मतलब पोस्टल बैलेट का ऑब्जेक्टिव ये क्या था, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन एंड सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, ठीक है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो यही सेम चीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, जिसमें क्या बताया हुआ है कि अगर पोस्टल बैलेट की बजाय आप जनरल मीटिंग में करना चाहो तो कर लो, लेकिन अपने मेंबर्स को क्या दे देना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का राइट्स दे देना, तो आप यहाँ पर बिंदास ये काम कर सकते हो, ठीक है। फिर देखिए प्रोवाइडेड दैट वन पर्सन कंपनी एंड अदर कंपनीज हैविंग मेंबर्स अप टू 200, ठीक है, आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसैक्ट एनी बिजनेस थ्रू द पोस्टल बैलेट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अदर कंपनीज हैविंग मेंबर्स अप टू 200, तो देखो एक प्राइवेट कंपनी है वो तो डेफिनेटली इसमें कवर होगा, ओपीसी भी इसमें कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखो तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्या वो भी इसमें कवर हो जाएगा? अगर मैं बात कर रहा हूं इस वाले प्रोवाइजो का, लास्ट वाले प्रोवाइजो का, क्या यहां पे पब्लिक कंपनी भी आ जाएगा? आंसर इज यस। बस खाली आपको क्या देखना है, इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर जो आपके मेंबर्स होंगे दिस शुड बी लेस देन 200 और इक्वल टू 200 मैक्सिमम, 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन कंपनीज को क्या बोला हुआ है, इनको पोस्टल बैलेट भी करवाने का जरूरत नहीं, राइट। सो बेसिकली इन कंपनीज के लिए है नाइदर पोस्टल बैलेट नॉर एजीएम विद ई वोटिंग। तो अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसके अंदर लेट्स से 50 मेंबर्स है, वो बायबैक करना चाहे तो वो जनरल मीटिंग में अपना नॉर्मल रेजोल्यूशन पास करे और वहां पर काम पूरा हो जाएगा। आप बताइए, इज दिस क्लियर? ये क्लियर हुआ? अच्छा, अब आप यहां पर देखना, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ द मेंबर्स रेजोल्यूशन। तो सर्कुलेशन ऑफ द मेंबर्स रेजोल्यूशन में बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको एक ही क्वेश्चन देखना है कि ये कौन, मतलब कौन रिक्वेजिशन इसका डाल सकता है, कौन रिक्वेस्ट कर सकता है फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द मेंबर्स रेजोल्यूशन। इसमें एक ऐसा मेंबर, ठीक है, सच नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 100। तो सेक्शन 100 में कौन से मेंबर्स उसमें रिक्वायर्ड होते हैं, ऐसा लोग जो बेसिकली 1/10, याद आ रहा है, 1/10 वोटिंग पावर या 1/10 ऑफ द शेयर्स, वो वाले मेंबर्स यहां पर क्या कर सकते हैं, दे कैन पुट द रिक्वेजिशन इन राइटिंग टू द कंपनी कि उनको जो रेजोल्यूशन है टू गिव नोटिस ऑफ एनी रेजोल्यूशन हु मे
properly be moved which may properly be moved and is intended to be moved at the meeting. तो जो मेंबर्स रेजोल्यूशन है वो इनको सर्कुलेट किया जाए, तो ऐसा नहीं हर एक को दिया जाएगा। आप कल को रिलायंस के शेयर खरीदो और जाकर बोलो मुझे मेंबर्स रेजोल्यूशन चाहिए, तो ऐसा नहीं है। बट अगर कोई एक ऐसा मेंबर है जिसके पास इतना पावर है कि वो ईजीएम करवा सकता है, वो यहाँ पर कर दे। एंड ऑल्सो सर्कुलेट टू द मेंबर्स, कौन से मेंबर्स, उन मेंबर्स को, एनी स्टेटमेंट with respect to the matters referred to in the proposed resolution or business to be dealt with at that meeting। तो ये एक आपके पास पॉइंट आ जाता है। बाकी देख लो, कंपनी इज नॉट बाउंड unless it is signed by proper requisitionist, correct, and it has to be given not less than 6 weeks before the meeting। ठीक है, ये कोई रेजोल्यूशन। एंड देन in case of other requisition not less than 2 weeks before the meeting। ठीक है, दिस इज रिक्वायरिंग द नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन। और ये राइट, इसके अलावा देयर इज डिपॉजिटेड और टेंडर्ड with requisition a sum reasonably sufficient to meet the company's expenses in giving thereto। तो ऐसा नहीं कि आपने बोला और कंपनी अपने जेब से पैसा पे करेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा उसके लिए, राइट। सो दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। तो ये वाला आप इतना सा कर सकते हो तो भी चलेगा, मैं इसमें इतना और डिटेल में आपको नहीं बता रहा, दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। अब सेक्शन 112 में अगर आप देखो, दिस टॉक्स अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स। तो आपको पता है प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को जो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज नॉट अ प्रॉक्सी। द पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग दिस पर्सन, यही मानेंगे कि वो यहाँ पर क्या करे। सो देखो, दे कैन अपॉइंट एनी पर्सन हु थिंक्स फिट टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मीटिंग एंड दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द प्रॉक्सी। सो ये लोगों को नॉट टू बी, अरे यार, not to be considered as proxy। ठीक है, फिर देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉर्पोरेशंस एंड ऑफ द क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर भी ये है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जो इनका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा। एंड दिस इज अगेन, दिस पर्सन विल बी नॉट कॉल्ड एज द प्रॉक्सी। ओके, फिर आप देखिए यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये हमें ऑलरेडी पता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज सिंपल मेजॉरिटी, मोर देन 50% अगर वोट आपको मिल जाता है तो ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो गया। स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर आपको 3/4 मेजॉरिटी चाहिए, तो आपका रेजोल्यूशन यहाँ पे पास हो जाएगा। ठीक, फिर आप देखिए, a resolution shall be special resolution when the intention to propose the resolution as special resolution has been duly specified in the notice। तो आपको ध्यान रखना, आपको नोटिस के अंदर क्लियरली स्पेसिफाई करना होगा कि इसके लिए आपका स्पेशल रेजोल्यूशन है। देन द नोटिस इज रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट हैज बीन ड्यूली गिवन एंड द वोट्स कास्टेड इन द फेवर, ठीक है, इज नॉट लेस देन 3 times the vote which are casted in favor। तो बेसिकली ये होना चाहिए 3:4। सो 3:4 बता रहा हूँ, 3:1। अगर आपने रेजोल्यूशन पास करना है, इट हैज टू बी 3:1। इफ 3 vote in favor then maximum 1 can vote against, then in that case, इसीलिए हम वो 3/4 majority बोलते हैं, 3/4 and 1/4। ओके, एनीवे, अब अगर आप देखो रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, ये भी हमने ऑलरेडी पहले कवर कर लिया था। इफ यू रिमेंबर, ऑडिटर के टाइम पे हमने बोला था, तो दो ही जगह है पूरे कंपनीज एक्ट के अंदर जहां पर आपको स्पेशल नोटिस लगेगा। एक फॉर द रिमूवल ऑफ द ऑडिटर, तो आपका यहाँ पर स्पेशल नोटिस जाता है। और दूसरा इसके अलावा, जब आप क्या कर रहे हो, किसी डायरेक्टर को रिमूव करते हो, सो विद रिस्पेक्ट टू द रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, स्पेशल नोटिस दोगे। करेक्ट, रौनक ने यहाँ पे आंसर किया। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है स्पेशल नोटिस, जो बेसिकली यहाँ पे मूव किया जाएगा। अब ये भी कौन देगा, इट हैज टू बी गिवन बाय पर्सन हु इज होल्डिंग नॉट लेस देन, ये देखो, नॉट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और होल्डिंग शेयर्स विच
is in aggregate of 5 lakh rupees, some exceeding not exceeding 5 लाख रुपीस, तो यहाँ पर आपका वोटिंग पावर चला जाएगा, बेसिकली स्पेशल नोटिस के लिए जाएगा। इसके अलावा जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दे सकते हो। तो ये देखो, ये रहा, ये रूल 23 के अंदर दिया हुआ है, बाय द वे सेक्शन नहीं है, दिस इज रूल 23। ये दो मैटर्स में आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये चीज और देख लेना कि the notice referred to in sub rule 1 shall be sent to the members of the company not earlier than 3 months but at least 14 days before the meeting। ये आपको ध्यान रखना है, 14 days before the meeting at which that particular resolution, so 3 months। तो इसका आपका टाइम क्या आ गया कि जो आपका AGM होना है, रेदर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, स्पेशल नोटिस आप कब कब सर्व कर सकते हो, इफ दिस इज द डेट ऑफ AGM, तो ये AGM से 14 डेज पहले, और ये 3 मंथ्स, तो ये टाइम है जहां पर आप स्पेशल नोटिस दे सकते हो, ठीक है। देन जैसे ही कंपनी को वो नोटिस मिलेगा, बेसिकली इसमें क्या होगा, जो मेंबर है, एलिजिबल मेंबर है, वो कंपनी को नोटिस देगा, कंपनी फिर ये ऑल मेंबर्स को नोटिस यहाँ पर देगा। सो द कंपनी शैल immediately after the receipt of the notice give its member the notice of the resolution at least 7 days before the meeting and in the same manner। और जहां पर ये प्रैक्टिकल नहीं होगा कि आप नोटिस सबको भेज सको, सो वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू गिव नोटिस, तो आप इसको पब्लिश करवा दोगे इन द इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर एंड इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर जहाँ पे ये कंपनी का, एंड द नोटिस शैल बी पब्लिश्ड एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग। ये आपका पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ से 7 days, तो यहाँ से स्पेशल नोटिस जाएगा और ये आपका 7 दिन पहले इट विल बी डिस्पैच टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। देन आता है आपका रेजोल्यूशंस विच आर पास्ड एट द एडजर्न मीटिंग। तो जो एक कंपनी है उसने मीटिंग करवाया लेट्स से 15th जुलाई को, और ये मीटिंग हो गया एडजर्न, और लेट्स से इसको एडजर्न करके कर दिया लेट्स प्रिज्यूम 25th ऑफ जुलाई को। अब 25th जुलाई को जब यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, तो जब डिसीशंस यहाँ पे लिए जाएंगे 25 जुलाई वाले मीटिंग के अंदर डिसीशंस लिया जाएगा एडजर्न मीटिंग में, तो आप मुझे बताओ इसको क्या माना जाएगा। द डिसीशंस आर टेकन इन 15th जुलाई मीटिंग और 25 जुलाई, वो आंसर यहाँ पे कौन करता है, सेक्शन 116। सो इट सेज दैट where the resolution passed at an adjourned meeting of a company or a holder of any class of shares in the company or the board of directors, the resolution shall, for all purpose, be treated as having been passed on the date on which it in fact was passed and shall not be deemed to have passed on the earlier date। तो इसका क्या मतलब हो गया आपके पास कि जब एडजर्न्ड मीटिंग के अंदर आप डिसीजन लेते हो तो वो डिसीजन आपका किसका ट्रीट किया जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी फॉर द एडजर्न मीटिंग। सो इफ अ रेजोल्यूशन, ठीक है, रेजोल्यूशन इफ इट इज पास्ड इन द एडजर्न मीटिंग दिस विल बी ट्रीटेड एज इट इज पास्ड ऑन 25th ऑफ जुलाई ओनली एंड नॉट ऑन 15th ऑफ जुलाई। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, आपको जैसे आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो तो आपको MGT 14, अभी अगला सेक्शन हमारा वही रहेगा, MGT 14 होता है, वो आपको फाइल करना होता है ROC को। अब ये आपको ROC को फाइल करना होता है विद इन 30 days फ्रॉम द रेजोल्यूशन, करेक्ट। सेम वे ऑडिटर्स के लिए ADT बन जाता है तो 15 days रहता है। अब वो 15 days आप कहाँ से काउंट करोगे, यहाँ से काउंट करोगे या यहाँ से काउंट, तो यहाँ से काउंट होगा, इधर से काउंट नहीं होगा। वरना तो ये देखो कितना गड़बड़ हो जाएगा, कंपनी के लिए थोड़ा नुकसान भी हो सकता है कि आपको 30 डेज का टाइम पीरियड था, अब 15 से 30 डेज थोड़ा पहले, मतलब 10 दिन का जो टाइम गैप है वो सब आपके लिए रह जाएगा। तो एडजॉर्न मीटिंग में अगर आप रेजोल्यूशन पास करोगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ यू हैव पास द रेजोल्यूशन इन ऑन दैट पर्टिकुलर डे ओनली। हालांकि मीटिंग वही रहेगा, सपोज दिस वाज द 15th AGM ऑफ द कंपनी, तो हम यही बोलेंगे द रेजोल्यूशन इज पास्ड ऑन द 15th AGM ऑफ द कंपनी। 15th तो चलो यहाँ पे कॉमन हो गया, सपोज दिस इज द लेट्स से 70th AGM ऑफ द कंपनी, तो हम यही बोलेंगे द डिसीजन इज टेकन इन द 70th AGM बट विच डेट, ऑन दिस डेट एंड नॉट ऑन 15th।
तो रेजोल्यूशंस एंड अग्रीमेंट्स विच आर फाइल्ड टू बी आरओसी, तो यहाँ पर आप देखो अ कॉपी ऑफ एवरी रेजोल्यूशन और एनी अग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ which are specified in subsection 3 together with the explanatory statement right under section 102 if any is to be annexed to the notice of the meeting in which the resolution is proposed to be filed with the registrar within 30 days from the date of passing of the resolution. और ये किस में जाएगा? in form MGT 14. अब आप यहाँ पे देखो provided that the copy of the resolution which has been effect of altering the articles of the company and the copy of every agreement shall also be annexed. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, इफ द कंपनी फेल्स टू फाइल द रेजोल्यूशन, तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखो कितना तगड़ा पेनल्टी लगा है, अब पेनल्टी ऑफ ₹10,000, ठीक है, ये तो लगेगा ही किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। इसके अलावा कॉन्टिन्यूइंग फेलियर जितना दिन का आपका डिले रहेगा उसके अंदर ₹100 फॉर ईच डे ये आपका पेमेंट लगेगा, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीस। इसके अलावा एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट विल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ ₹10,000 और कॉन्टिन्यूइंग फेलियर अगर होगा तो फर्दर पेनल्टी ऑफ ₹100 फॉर ईच डे, यहाँ जब तक आपका रहेगा। दिस इज सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 50,000। तो आप सोचो अगर आपने MGT 14 नहीं फाइल किया तो यहाँ पर सिनेरियो क्या होगा, कंपनी एंड द ऑफिसर इन डिफॉल्ट, कंपनी 10,000 प्लस ₹100 पर डे फॉर द नंबर ऑफ डेज जब तक डिफॉल्ट है, और ऑफिसर के लिए 10,000 प्लस ₹100 पर डे इंटू जितने दिन के लिए जाएगा। बस यहाँ पर आपका कैप लगता है 2 लाख में और यहाँ पर आपका कैप लगता है 50,000 में, राइट? नहीं, ये अमाउंट चेंज नहीं हुआ है, ये लेटेस्ट अमाउंट है आपका, मतलब ये अमेंड हुआ था, दिस वाज अमेंडेड, ओके। आपके मॉड्यूल में कुछ और अमाउंट है, वहां पर शायद 1 लाख 25 लाख ऐसा दिख रहा होगा, ये अमाउंट है 1 लाख 25 लाख 5 लाख, हाँ, तो वो पहले हुआ करता था, ये चेंज हो गया है, ठीक है, ये अमेंड हो चुका है। देखो मैं आपको यहाँ पे सी दिस, तो ये रहा आपका सेक्शन 117 सब सेक्शन 2, और इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो ये जो 18 आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप इधर देखो, सॉरी 18 नहीं, जस्ट 1 मिनट, हाँ ये देखो, इट इज सब्सटीट्यूटेड बाय द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, तो ऑफकोर्स आपका मॉड्यूल उससे पहले बन गया होगा, और उससे पहले ये था that if the company fails to file the resolution under this before the expiry, तो यहाँ पर ये आपको 25 lakhs और ये सब अमाउंट मिलेगा, so this is changed, ठीक है। और मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों इस पॉइंट के ऊपर, ऑफ कोर्स ये तो एक तो अपडेटेड बेयर एक्ट से मैं आपके पास यहाँ पे बात करता हूँ, बिकॉज परसों ही इस मैटर के ऊपर एक केस था एंड वी वर डिस्कसिंग ऑन दिस पार्ट, वो कंपनी ने एक जगह MGT 14 फाइल करना भूल गया, और अगले पिछले साल अगस्त ना सितंबर का बात है, वहां से ये वाला हाल हो चुका है उनका, ठीक है। एनीवे द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू, मतलब आपको MGT 14 किसके किसके लिए फाइल करना है,
आप जितने भी SR पास करोगे वो resolutions which have been agreed by all the members of the company, but which, if not so agreed to, would not have been effective for their purpose unless they have been passed by the special resolution. तो जो आपने ये सिनेरियो चेक किया होगा, धवल इज सेइंग सर एक सेक्शन चेंज करना बाकी है. क्या चीज धवल? अच्छा, आप इसमें ये अमाउंट चेंज कर रहे हो. अच्छा, अरे रिलैक्स, वो तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा ना ड्राइव पे. ये ड्राइव पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी. एंड इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, मैक्सिमम मैक्सिमम, एंड दिस इज ऑफिसर इन डिफॉल्ट. क्लियर? चलिए, तो आप देखो आपको एमजीटी 14 किसके लिए पास, तो एंट्रेंचमेंट वाला जो प्रोविजन था उसके लिए भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा. दिस इज दैट entrenchment वाले provisions. Then any resolution of the board of directors of the company or agreement executed by the company relating to the appointment, reappointment or the renewal of the appointment or variation in the terms, देखो, of the managing director. ध्यान रखना ये किसके लिए, आप बोर्ड रेजोल्यूशन के लिए भी पास करोगे, ये स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए पास करोगे. एंट्रेंचमेंट वाले प्रोविजंस के लिए आप MGT 14 फाइल करोगे. फिर आ रहा है resolutions or the agreements which have been engaged, which have been agreed by any class of the members, but which if not so agreed then would have been effective for their purpose unless it has been passed by the specified majority in some particular class. और ये तो ये इन resolutions के लिए भी आपका जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा. ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये पॉइंट एक ओमिट कर दिया गया है. ठीक है, यहाँ पे जो क्लास ई था इसको ओमिट कर दिया गया है. ये था सेक्शन 180 के लिए. ठीक है, उसको भी ओमिट कर दिया है. फिर आ रहा है रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग अ कंपनी टू बी वाउंड अप. तो अगर आप कंपनी को वॉलंटरली वाइंड अप करोगे तो उसके लिए भी आपको रेजोल्यूशन पास करना होगा. खैर उसमें आप वैसे भी एसआर ही पास करते हो. देन द रेजोल्यूशन इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 179, पावर ऑफ द बोर्ड, जो मैंने आपको बताया था, पावर ऑफ द बोर्ड. तो इसमें जो बोर्ड रेजोल्यूशन होगा उसके लिए फाइल करोगे. और आगे बताया प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड अंडर सेक्शन 399 टू इंस्पेक्ट और ऑब्टेन द कॉपी ऑफ सच रेजोल्यूशंस. इसका क्या मतलब है, आप देखो, जब भी आप कोई कंपनी आरओसी को, ठीक है, जब भी कोई कंपनी आरओसी को रेजोल्यूशंस या कोई भी डॉक्यूमेंट्स को फाइल करता है तो वो क्या बन जाता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है कि नहीं. आप मेंबर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करते हो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फाइल करते हो, वो सब बन जाता है पब्लिक डॉक्यूमेंट. और आपको याद हो इसी की वजह से द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आया था, याद आ रहा है, दैट इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, यू हैव रेड इट एंड ऑल दोस थिंग्स. अब यहाँ पर आपको क्या पॉइंट बताया हुआ है कि देखो जो स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पे पास किया जा रहा है उसके लिए एक एग्जाम्पशन दिया है, बेसिकली एक एक्सेप्शन यहाँ पे बना के रखा है, एग्जाम्पशन तो नहीं, एक एक्सेप्शन बना के रखा है. और क्या बोला है कि उसका इंस्पेक्शन कोई नहीं कर सकेगा, उन रेजोल्यूशंस का यहाँ पे कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होगा. ओके, फिर आप देखिए यहाँ पे, अच्छा प्राइवेट कंपनी को इसके लिए एग्जाम्प्ट किया गया है, नॉट रिक्वायर्ड बाय प्राइवेट कंपनी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द प्राइवेट कंपनी. फिर आप देखिए प्रोवाइडेड नथिंग कंटेन्ड इन दिस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. तो देखो अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप कर रहे हो बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो देखो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ प्राइवेट कंपनी. प्लस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इनको भी एग्जाम्पशन दे दिया गया है. राइट, और इसके अलावा एनी अदर रेजोल्यूशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच इज गोइंग टू बी प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन. अब एमजीटी 14 ये आपको
रूल 24 बताता है कि आप कैसे फाइल करोगे, यू विल फाइल इट इन अंडर MGT 14। फिर देखिए, minutes of the proceedings of the general meeting of the board of director and other meetings and resolutions which is passed by the postal ballot। तो अब इसमें बताया हुआ है कि जो minutes of the meeting होगा, हमने आज लेक्चर के स्टार्ट में भी देखा था, that is what, that is the conclusive evidence। ठीक है, that is the conclusive evidence that all the resolutions that have been passed, ठीक है, वो आपके लिए एक वैलिड है। तो इसके लिए यहाँ पर बताया हुआ है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो होगा ये हर कंपनी को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। सो एवरी कंपनी शैल कॉज द minutes of the proceedings of the general meeting and any class of the shareholders creator, मतलब basically हर मीटिंग का, and every resolution which has been passed through the postal ballot। इनफैक्ट पोस्टल बैलेट के लिए भी मीटिंग आपका मिनट्स होगा। अब आप बोलोगे सर पोस्टल बैलेट के लिए कैसे मीटिंग मिनट्स हो सकता है, मिनट्स तो सर मीटिंग का होता है और पोस्टल बैलेट में तो आप मीटिंग करते ही नहीं हो, तो यहाँ पर कैसे होगा? तो आपको ध्यान रखना है पोस्टल बैलेट के लिए भी आपका मिनट्स होगा जिसमें आप बताओगे कौन स्क्रूटनाइजर था, कब नोटिस गया। देखो बेसिकली मिनट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी डिसीजन लिया गया है उसके पहले आप जांच पड़ताल करना चाहते हो। ठीक है, आप कभी फ्यूचर में पता करना चाहते हो कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये कैसे हुआ था, ये पर्टिकुलर क्या सोच किया गया था, क्या डिस्कशन हुआ था, किसने फेवर में वोट किया, किसने अगेंस्ट में वोट किया, नॉट इंडिविजुअली बट ओवरऑल कितने फेवर में थे, कितने अगेंस्ट में थे। तो उसको अगर आपको ट्रैक करना है तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तो पोस्टल बैलेट में भी ऐसा ही होगा, कोई स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होगा, ये मैटर को पोस्टल बैलेट के लिए भेजा गया होगा, तो उसमें फिर वोट्स आए होंगे, कब ओपन हुआ, क्लोज हुआ, एवरीथिंग विल बी ऑल रिकॉर्डेड इन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, और ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, कंक्लूसिव प्रूफ। इसके अलावा फॉर एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो मैंने आपको जैसे बताया हर जनरल मीटिंग, मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इनफैक्ट अलग अलग कमिटीज जो यहाँ पे बनते हैं जैसे ऑडिट कमेटी, रेम्यूनरेशन कमेटी, हर कमेटी का यहाँ पर क्या होगा, मिनट्स यहाँ पे प्रिपेयर होगा एंड दिस विल बी साइंड बाय द चेयरमैन। एंड ध्यान रखना ये जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग होगा, this is going to be at the conclusion of the meeting concerned and this will be prepared with pages consequently number, मतलब 1 2 3 4, ताकि बीच में कोई पेज आप ऐड कर नहीं सको और कुछ वहां पे डिलीट नहीं कर सको। और मिनट्स में क्या होना चाहिए, देखो मिनट्स of each general meeting shall contain a fair and correct summary of the proceedings। यार आपको समझ में कि जो भी मीटिंग्स में आपका डिस्कशन हुआ है उसका एक करेक्ट प्रोसीडिंग्स यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा आप देखो ऑल अपॉइंटमेंट्स मेड एट द मीटिंग अफोरसेड शैल बी इंक्लूडेड इन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। जैसे कि चेयरमैन को अपॉइंट किया गया वो सब आप यहाँ पे लिखोगे। इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ द और अ कमिटी ऑफ द बोर्ड, the minutes shall also contain the number of directors who were present at the meeting। और ध्यान रखना ऑब्वियसली मेंबर्स में हम ये नहीं कर सकते कि कौन कौन से मेंबर्स प्रेजेंट थे क्योंकि बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में ये हो सकता है। एंड इन केस ऑफ ईच रेजोल्यूशन पास्ड एट द जनरल मीटिंग द नेम ऑफ द डायरेक्टर्स इफ एनी हु वर डिसेंटिंग, राइट। तो जब भी यहाँ पर मीटिंग होगा वहां पे कौन कौन डिसेंट कर रहे थे उनका भी नाम आएगा, ये बेसिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस बनता है। देन देयर शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जो कि बेसिकली क्या हो, किसी के लिए अपमानजनक ऐसा कुछ बात रहे या फिर जो इररेलेवेंट है और विच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो इसका ये मतलब नहीं डायरेक्टर्स झगड़ा करते वक्त एक दूसरे को गाली दे रहे थे तो आप लिखो हो दे वर सो बैड यूजिंग स्लैंग्स। आप जनरल मीटिंग में यहाँ पे ऐसे लिखो, ठीक है, वहाँ पे डॉगी कैट इस तरह से करके एक दूसरे को बोल रहे थे, राइट, वो सब आप यहाँ पे नहीं लिखोगे। या उसने बोला अबे तू तो गधा है, तेरी बीवी तेरी नहीं सुनती, हम तो तेरी बात क्यों सुने, इस तरह से करके सिनेरियो, वो पार्टनर मूवी में सीन देखा वो वाला यहाँ पर सिनेरियो रहता है। तो आप ये सब मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। देन द चेयरमैन शैल एक्सरसाइज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन इन रिगार्ड फॉर द इंक्लूजन एंड नॉन इंक्लूजन ऑफ द मैटर, क्योंकि देखो इसको प्रिपेयर कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी, एंड इट इज साइंड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। तो चेयरमैन के पास पूरा राइट रहता है कि वो बोल दे कि इन चीज़ों को हटा दो, इन चीज़ों को आप यहाँ पे इंक्लूड रखो, और चेयरमैन इसको साइन कर देता है। अब जब चेयरमैन इसको साइन कर देता है ये कंक्लूसिव बन जाएगा। द मिनट्स इज टू बी केप्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल बी द एविडेंस ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द रिकॉर्ड देयरिन। मैं आपको बताता हूँ लास्ट ईयर का बात है, बाईबैक के ऊपर टैक्स लग गया है कि नहीं, आपको पता है अभी बाईबैक के ऊपर टैक्सेशन में चेंजेस वगैरह आया। तो माई क्लाइंट कंपनी डिड द बाईबैक और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने, आईटैट ने, राइट, उन्होंने यहाँ पर ऐसा बोला कि बॉस ये जो बाईबैक आपने किया दिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इवेडिंग द टैक्स, क्योंकि हम नया टैक्स ला रहे हैं
इससे इसीलिए उससे बचने के लिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बाय बैक कर रहे हो। हमने बोला देखो ऐसा नहीं है, आप हमारे क्वार्टर 2 का बोर्ड मीटिंग का जो मिनट्स है उसको आप चेक कर लो, क्वार्टर 3 का बोर्ड मीटिंग के मिनट्स को आप चेक कर लो। बायबैक के बारे में यहाँ भी डिस्कशन हुआ था, यहाँ भी डिस्कशन हुआ था, और क्वार्टर 4 में बोर्ड मीटिंग के अंदर हमने फाइनली डिसीजन ले लिया। और उसी टाइम कोइंसिडेंस की बात है कि उसी टाइम इनकम टैक्स में भी बायबैक के ऊपर चेंजेस आ गए। बट ऐसा नहीं कि ये चेंजेस आया उसके बाद हमने डिसीजन लिया। तो हमारे पे टैक्स इवेजन का आप यहाँ पे प्रोविजन नहीं लगा सकते कि हमने जानबूझ के टैक्स चोरी करने के लिए ऐसा किया। एंड हाउ वी कुड प्रूव इट, इट वाज ड्यू टू द मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग, और हमने मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग दिखा के यहाँ पे अपने केस को डिफेंड किया। गाइस, डज दिस मेक सेंस? अब आपको समझ में आ रहा है? तो अब इनकम टैक्स जो ऑफिसर है वो ये नहीं बोल सकता नहीं 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 हम आपके इस बोर्ड मीटिंग के मिनट्स को नहीं मानते। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग इज व्हाट, इट इज द कंक्लूसिव एविडेंस, राइट? फिर फर्दर अगर आप यहाँ पे देखो, अ, इसमें अगर कोई पॉइंट आपको बताओ तो ये वही बताया, पोस्टल बैलेट के लिए भी आपको प्रिपेयर करना होगा। देन इट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी सेक्रेटरी, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा। हाँ, मिनट्स को बनाने में अगर आपने डिफॉल्ट किया तो पेनल्टी लगेगा 25,000 रुपीज़, जो कि जा सकता है, देखो फिर एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट शेल बी लाइबल फॉर अ डिफॉल्ट पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपीज़। और अगर किसी ने इसको टेम्पर करने का कोशिश किया, ठीक है, so this is punishable with an imprisonment of a term which may extend to 2 years and with a fine of not less than 25,000 but which may extend up to 1 lakh rupees। तो आप ऑल्टरेशन नहीं कर सकते मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर, ठीक है। अब देखिए इंस्पेक्शन ऑफ द मिनट्स बुक। तो यहाँ पे आप देखो द बोर्ड, देखो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स बुक आप नहीं कर सकते, बट यस जनरल मीटिंग के आप कर सकते हो। तो जनरल मीटिंग के जो भी मिनट्स बुक है that will be kept at the registered office of the company and it will also be open during the business hours। आप जाके कोई भी अगर कंपनी का मेंबर है वो उसको इंस्पेक्ट कर सकता है विदाउट एनी चार्ज, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे सच रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो कंपनी यहाँ पर उसमें डाल के रखे एज पर द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, एंड विच शैल नॉट बी लेस देन 2 hours इन ईच बिजनेस डे अलाउड फॉर इंस्पेक्शन। तो आप ये नहीं बोल सकते चलो आपको इंस्पेक्शन करने के लिए देंगे, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में आप इंस्पेक्शन कर लो पूरे मिनट्स बुक का, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता। हाँ, 2 hours का आपको कम से कम यहाँ पे देना होगा। एंड ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस आवर्स के अंदर, बिजनेस आवर्स मतलब 9 से लेके 6 के बीच में आप जाके मिनट्स बुक को इंस्पेक्ट कर सकते हो। एनी मेंबर शैल बी एंटाइटल्ड टू बी फर्निश्ड विद इन 7 वर्किंग डेज। अगर आप कोई कॉपी मांगते हो तो आपको 7 वर्किंग डेज में मिल जाएगा, और आपको फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा 10 रुपीज़ पर पेज का, शायद मैक्सिमम वो रहता है, इससे ज़्यादा आप वहाँ पे चार्ज नहीं कर सकते। ये आ गया आपका, हाँ ये देखो, नॉट एक्सीडिंग 10 रुपीज़ फॉर ईच पेज। और सॉफ्ट कॉपी के लिए आप भेजना चाहो तो फिर वो आपको सॉफ्ट कॉपी में भी भेजा जा सकता है ना। इफ एनी इंस्पेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 इज रिफ्यूज्ड, तो फिर यहाँ पर आपके लिए फिर से पेनल्टी प्रोविजन आ जाएगा। और इन केस ऑफ सच रिफ्यूजल, ट्राइब्यूनल के पास आप जा सकते हो, केस फाइल कर सकते हो कि देखो कंपनी यहाँ पर आपको मिनट्स बुक को इंस्पेक्ट करने को नहीं दे रहा, और फिर ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करेगा प्लस पेनल्टी भी आपको लगाएगा, राइट। फिर आ जाता है इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच इज देयर इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो यहाँ पर बता रहे कि कंपनी के जितने भी रिकॉर्ड्स है, रजिस्टर्स है, ठीक है, मिनट्स बुक, सब कुछ वो कंपनी को, इट इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एट द कंपनी, एंड इट विल ऑल्सो बी अलाउड फॉर द इंस्पेक्शन। और कॉपीज आप ले सकते हो, कॉपीज में वही है 10 रुपया पर पेज का आपको हार्ड कॉपी यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपको दिया हुआ है। सो एवरी लिस्टेड कंपनी एंड शेयर होल्डर्स नॉट लेस देन, ये क्या करेंगे, दे मस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ओनली, ठीक है। और इनके अलावा लिस्टेड कंपनी, ठीक है, लिस्टेड कंपनी एंड द कंपनीज विच हैव मोर देन 1,000 शेयर होल्डर्स और द सिक्योरिटी होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, उनको यहाँ पर बोला इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मैंडेटरी रहेगा। आप कैसे मेंटेन करना है, दिस विल बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जैसे ठीक लगता है वो वैसे कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रोसेस वहाँ पे नहीं बताया हुआ कि इसी तरह से। और एक बार डॉक्यूमेंट्स, बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक बार आपका डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गया और उसके ऊपर डिजिटली साइन हो गया, उसके बाद वो एडिट या ऑल्टर नहीं होना चाहिए, वरना पता चलेगा आपने वर्ड फाइल में नॉर्मल मेंटेन करके रखा है तो नहीं। ध्यान रखना जब डिजिटल सिग्नेचर लगता है ना, तो वो डिजिटल सिग्नेचर में ये देखो इस तरह से करके एक बॉक्स बना हुआ रहता है,
जब आप इसमें डिजिटली साइन कर देते हो तो वहां पर डेट, टाइम, सब कुछ आ जाता है कि कितने बजे कितने तारीख को। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे डिजिटली साइन करते तो ऐसे ही लेके साइन कर दिया, चिपका दिया उसको, ऐसा नहीं होता। यू पुट इट लाइक दिस, ठीक है। एंड द रिकॉर्ड्स विच आर केपेबल ऑफ बीइंग अपडेटेड, तो वो आपको यहाँ पर अपडेट करोगे और उसके बाद आपको फिर वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर करना पड़ेगा ताकि पता चल सके किसने किया। एक और सेक्शन आपके पास आता है, सब सेक्शन 120, सेक्शन 121, रिपोर्ट ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। तो जितने भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं इनको बोला गया है कि आपको रिपोर्ट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग फाइल करना पड़ेगा। लास्ट फॉर्म जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था, MGT 14। अब ये वाला कौन सा हो जाएगा आपके लिए, MGT 15। अब ये रिपोर्ट ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, दिस इज टू बी फाइल्ड ओनली बाय द लिस्टेड कंपनी। इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सबसेक्शन 3 के अंदर चेंजेस मिलेंगे, ठीक है। सबसेक्शन 3 में यही बताया कि अगर कंपनी नहीं करे तो फिर पिनल प्रोविजंस यहाँ पे है। हालांकि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अब देखो, आप यहाँ पे रिपोर्ट ऑन द एनुअल जनरल मीटिंग अगर आप देखो तो रूल 31 यहाँ पे बताता है कि इसमें आपको बताया है कि आप एक रिपोर्ट पूरा उसमें डालोगे, ठीक है, इन एडिशन टू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ये और ध्यान रखना है। और रिपोर्ट विल बी साइंड एंड दिस विल बी डेटेड बाय द चेयरमैन, ठीक है। एंड रिपोर्ट में क्या क्या रहेगा ये देखो, बेसिक पॉइंट्स है, द डेट, आवर, डे एंड वेन्यू ऑफ द एजीएम, चेयरमैन कौन बना था, ठीक है, कितने मेंबर्स ने अटेंड किया, फिर कोरम आया था कि नहीं था, ठीक है, कंफर्मेशन कि आपने सब सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स और कंपनीज एक्ट रूल्स को कंप्लाई किया है, कौन से बिजनेसेस को ट्रांजैक्ट किया, कुछ पोस्टपोनमेंट हुआ तो क्या रहा, एंड एवरी पॉइंट्स विच आर रेलिवेंट फॉर दिस। एंड द रिपोर्ट शैल कंटेन द फेयर एंड करेक्ट समरी। अरे बाप रे, ये अजीब सा हो गया। डोंट डाउट कि आनंद सर लुक्स ड्रंक नाउ, वो टैब का इशू हो गया था। एनीवे, द रिपोर्ट शैल कंटेन फेयर एंड करेक्ट समरी, तो ये आपको यहाँ पे देना, क्या कंटेंट है ये आपको देखो फॉर्म MGT 15 के अंदर आपको भेजना होगा, ठीक है। और कंपनी अगर फेल कर जाए तो फिर बिनल प्रोविजंस यहाँ पे आता है। ये आपके पास पूरा जनरल मीटिंग का प्रोविजंस था। और सेक्शन 122 एक आपको मिलता है जो ये बता रहा है कि इस चैप्टर के जो प्रोविजंस है वो 1% कंपनी के ऊपर नहीं रहते। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, सेक्शन 98 हो गया, सेक्शन 98, सेक्शन 110, सॉरी ये देखो, इन केस ऑफ अ OPC, अगर आप एक 1% कंपनी को देखो तो 1% कंपनी के ऊपर कुछ सेक्शंस हैं जो कि एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कौन से हैं, आप ये देखो, सेक्शन 98 और दूसरा आता है सेक्शन 100 से लेके सेक्शन 111। ये सारे सेक्शंस एक 1% कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब बस खाली यहाँ पर क्या होगा, वो जो 1% है ना, जो यहाँ पर मेंबर है, उसको बेसिकली यहाँ पर इंटीमेट करना होगा कंपनी को, मतलब वो खुद को इंटीमेट कर देगा और इसको रिकॉर्ड्स में डाल देगा, इसको रिकॉर्ड्स में डाल देगा। मतलब ऐसा नहीं है, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तरीके से यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहे। मतलब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते, या ऐसा नहीं कि मेरा मन किया तो मैंने ऐसे कर दिया, मेरा मन किया तो हमने वैसे कर दिया, तो फिर सोल प्रोपराइटरशिप में और इसमें डिफरेंस ही नहीं रहेगा। तो आप 1% कंपनी बना रहे हो और वहाँ पर भी प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं कि ये डिसीजन आपने लिया तो कैसे लिया। तो AGM वगैरह का जो प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, वो सब जो एक नॉर्मल कंपनी को मेंटेन करना होता है, वो ये सब खुद ही क्या करेगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रख देगा कि मैंने डिसाइड किया इतना डिविडेंड बांटना है। ये क्या, तो देखो सिंपल सा पॉइंट है, सपोज 1% कंपनी का जो मेंबर है उसने अपने आप को 2 लाख रुपए का डिविडेंड दिया। अब इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि कंपनी के बैंक अकाउंट से ये आपको क्रेडिट करके दिया गया है, ठीक है, इट हैज बीन क्रेडिटेड टू दिस 1%। नाउ ये 2 लाख रुपया किस चीज का क्रेडिट है, वेदर इट्स अ लोन और इट्स अ सैलरी और इट्स बेसिकली डिविडेंड, क्या है ये पता होना चाहिए। तो उसके लिए बताया कि रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो कि ये जो 2 लाख रुपया क्रेडिट हुआ है ये किस चीज का क्रेडिट हुआ है, ताकि कल को आप ऐसा नहीं करो मन मुताबिक बता दो। मतलब इनकम टैक्स वाला बोले 2 लाख के ऊपर टैक्स क्यों नहीं पे किया, तो आप बोलते नहीं 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 भाई ये तो मेरा लोन था, ठीक है, और कुछ साल बाद आप बोलो कि नहीं नहीं वो तो मेरा सैलरी था। तो आप
ऐसा कुछ भी कांड नहीं करो, इसके लिए ये प्रोविजन आपको बताया गया है, राइट। एंड विद दिस वी हैव एक्चुअली फिनिश्ड द जनरल मीटिंग वाला पूरा का पूरा चैप्टर। अब आप मुझे बताओ, क्या आप लोगों को ये सब समझ में आया कि नहीं? क्या ये सब आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं जनरल मीटिंग का? तो जनरल मीटिंग वाला जो पूरा प्रोविजन है ये हमारा फिनिश हो चुका है। अब हमारे पास कंपनीज एक्ट में एक तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप वाला टॉपिक बचा है, दूसरा हमारे पास बचा है डिविडेंड वाला टॉपिक, और तीसरा हमारे पास अब बचा है चैप्टर नंबर 9 जिसमें हम डील करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप वाला। आई थिंक ये दो तो हमारे एक एक लेक्चर में फिनिश हो जाएंगे, एक लेक्चर में ये, एक लेक्चर में ये। और चैप्टर 9 जो है दिस मे रिक्वायर सम 4 to 5 लेक्चर्स, और इसके बाद में हमारा कंपनी लॉ पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर योर टुडेज लेक्चर देन, टेक केयर, बाय बाय।